everyone, welcome to Poly's Psychology. I hope you all are doing good. So this is the second part of the fourth chapter, and in this video we'll be studying about the anxiety disorders, somatoform disorders and the dissociative disorders. So the normal level of anxiety which is experienced by everyone, like it is experienced before like we take an exam. जैसा कि हर किसी को एंग्जाइटी होता है कभी ना कभी, किसी एग्ज़ाम देने से पहले या किसी इंटरव्यू कॉल में जाने से पहले या डेंटिस्ट के पास जाने से पहले या आपको कहीं पर परफॉर्म करना है तो आपके अंदर एंग्जाइटी होता है. और ये एंग्जाइटी जो है ये कई हद तक अच्छा भी होता है क्योंकि ये आपको और अच्छा परफॉर्मेंस करने में मदद करता है. लेकिन जब ये एंग्जाइटी हद से ज़्यादा हाई लेवल हो जाए, इट बिकम्स डिस्ट्रेसिंग एंड इट इंटरफियर्स विद इफेक्टिव फंक्शनिंग. तो जब हाई लेवल हो जाता है ये बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाता है. आप नॉर्मल काम अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, नॉर्मल काम नहीं कर पाते और आपकी इफेक्टिव फंक्शनिंग में इफेक्ट कर जाता है. एंड दैट इज नोन एज योर एंग्जाइटी डिसऑर्डर. आई मीन व्हेन द लेवल्स ऑफ योर एंग्जाइटी एक्सीड एंड इट goes out of your coping, it becomes distressing and it starts to interfere with the effective functioning. It is said to be anxiety disorder. So anxiety can be defined as something which is diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. मतलब कि एकदम एक अनरीजनेबल, उसका कोई रीज़न नहीं है, बेवजह, लेकिन बहुत ही अनप्लेजेंट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना, डर लगना अंदर से, डर एकदम सताना. और एप्रीहेंशन मतलब आप किसी भी इवेंट को कुछ भी मतलब नेगेटिव तौर से आप उसे एप्रीहेंड करो, नेगेटिवली देख रहे हो आप उसे, नेगेटिव परसेप्शन है एक, यू आर जजिंग दैट इवेंट, दैट इज़ नोन एज एंग्जाइटी. सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के जो बेसिक सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं, मतलब हर टाइप के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में हम यही सिम्टम्स देखते हैं, मोस्टली यही सिम्टम्स देखते हैं. दोज आर रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स. मतलब बहुत सारे इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि जितने भी टाइप्स हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के, उसमें ये सारी जो है सिम्टम्स हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं. सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स गिवन इन द बुक. नंबर 1 इज़ द जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. इसमें हम देखते हैं कि एक प्रोलॉन्ग्ड मतलब काफ़ी टाइम तक vague, unexplained and intense fears that are not attached to any particular object. सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है और ऐसा होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, जिसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. क्योंकि इस एंग्जाइटी में आपको बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग आती है, यू जस्ट कांट रिलैक्स बिकॉज द फीलिंग इज़ फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. मतलब अनरीजनेबल, एक वेग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अनएक्सप्लेन्ड है, आपको पता भी नहीं, लेकिन आपको बहुत अंदर से डर लगता है, एकदम एंग्जाइटी आता है अंदर से. इज़ एब्सोल्युटली विदाउट अ कॉज. मतलब कि जो फीलिंग है अंदर से, आपके अंदर फियर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, उसका कोई रीज़न ही नहीं. मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या किसी इंसान से या किसी सिचुएशन से, कोई अनफेमिलियर सिचुएशन है या कोई ऑब्जेक्ट है, आप उससे डर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. कोई भी रीज़न अटैच नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच नहीं होता, बट ये सारे जो सिम्टम्स हैं हमें देखने को मिलते हैं. एंड द major symptoms which is seen here is worry and apprehensive feelings about the future, hyper vigilance. मतलब कि बहुत परेशानी होने लगती है उन्हें अपने आप से, वो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ लोग उनके साथ गलत करने जा रहे हैं, या अगर एक इवेंट में कुछ गलत हो गया तो उन्हें लगता है कि बाकी के सारे इवेंट्स वैसे ही होने वाले. हाइपर विजिलेंस मतलब दे विल कंटिन्यूसली स्कैन थ्रू द एनवायरनमेंट और हर किसी पे शक करेंगे कि ये कहीं मुझे हार्म पहुंचाए या समथिंग लाइक दैट, या मुझे कुछ अभी हो जाएगा सडनली. ऑल टाइप्स ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इमोशंस, इट वरीज देम अ लॉट. एंड जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय मोटर टेंशन. मोटर टेंशन मतलब कि कुछ ऐसा हो जाता है कि ना कि उनके हाथ और पैर कुछ स्टिफ से हो जाते हैं या एक ही पोजीशन में रह जाते हैं, उनको हिलना मुश्किल हो जाता है. इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट रियली हैपन्स, वेरी वेरी डिप्रेसिंग एज वेल. सो
दैट्स वाई इसी मोटर टेंशन की वजह से जो है दे आर अनेबल टू रिलैक्स एंड दे फील रेस्टलेस एंड दे आर विजिबली शेकी एंड वेरी टेंस एंड वेरी अफ्रेड. सो जब ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर जब होने लगता है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कंट्रोल होने में. सेकेंड वन इज़ द panic disorder. Panic disorder, it consists of recurrent anxiety attacks in which the person experiences intense terror. मतलब कि recurrent मतलब ये थोड़े थोड़े टाइम में होता ही रहता है, मतलब रेगुलर है. recurrent है, एंग्जाइटी अटैक है, अ टाइप ऑफ अटैक. पैनिक डिसऑर्डर के अंडर में recurrent anxiety attacks in which the person experiences intense terror. मतलब बाय द वर्ड ओनली यू कैन इमेजिन कि इंटेंस टेरर पर्सन को फील होता है पूरा समय समय के बाद, मतलब होता रहता है, रिपीटेड इवेंट्स होता है इस एंग्जाइटी अटैक का. एंड देर इज एन एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुली इज प्रेजेंट. तो इसमें क्या होता है कि सपोज एक पर्टिकुलर स्टिम्यूली है और उसके वजह से जो है जो एंग्जाइटी अटैक है, एंग्जाइटी फीलिंग है, टेरर है, वो एकदम पीक पे चला जाता है, मतलब एकदम हाईएस्ट हो जाता है. दैट्स व्हेन मतलब कि आप पूरा कंट्रोल भी नहीं कर सकते उस सिचुएशन को एंड यू एक्सपीरियंस इंटेंस टेरर. एंड इट यूजुअली हैपन्स बिकॉज आपके जो थॉट्स होते हैं वो क्वाइट अनप्रडिक्टेबल हैं. मतलब वो कभी भी, मतलब आप सपोज किसी भी सिचुएशन में है, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर एट होम, यू आर स्लीपिंग, वो अचानक से आपके दिमाग में आएगा वो थॉट, दैट स्टिमुलस विल कम एंड देर विल बी एन एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी इन यू एंड दैट एंग्जाइटी विल रीच टू द पीक एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सपीरियंस इंटेंस टेरर. और इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है, मतलब जो बेसिक सिम्टम्स जो है जो देखने को मिलता है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, आई मीन शेकिंग, palpitations, choking, nausea, chest pain, discomforts होने लगता है, fear of going crazy, losing control or even dying. So it is really very dangerous because it's quite unpredictable. It can happen at any time. So third is phobias. Phobias हम सुने होंगे जनरली. फोबिया कुछ इरेशनल फियर्स होते हैं, मतलब कि उस फियर का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता लेकिन वो फियर होता है, मतलब आइदर वो इनबॉर्न है या डेवलप करता है, लेकिन जब वो फोबिया में तब्दील हो जाता है वो फियर, तो उसका जनरली कोई मेन रीज़न नहीं होता. इट इज़ वेरी इरेशनल एंड इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के आपको फोबिया हो या किसी पर्सन को लेकर के या फिर इंटरेक्टिंग विद पीपल लाइक और सम particular kind of situations like you are afraid to enter into unfamiliar situations. तो इस सारे situations में जो है phobia develop कर सकते हैं and these kind of phobia they either develop gradually or they begin usually with a generalized anxiety disorder जिसमें कि मतलब कोई fear रहता है लेकिन it is not attached to any object. तो धीरे धीरे उसी से ही अपने आप phobia develop हो जाता है. तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ फोबियाज दिए गए हैं. पहला है स्पेसिफिक फोबिया. स्पेसिफिक फोबिया जो है ये सबसे कॉमन वाला टाइप है जहाँ पर कि इंटेंस फियर होता है एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या एनिमल या एक सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशन को लेके. जैसे कि एक बंद रूम में आप नहीं रह सकते, क्लॉस्ट्रोफोबिक्स जैसे, या आप किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर एनिमल या इंसेक्ट या किसी चीज़ को देख करके आप डरते हैं. सो दैट इज स्पेसिफिक फोबिया. इट इज़ वेरी कॉमन. सेकेंड इज़ द सोशल फोबिया. इसमें इंटेंस एंड इनकेपेसिटेटिंग फियर और एम्बैरसमेंट फील होता है जब हम दूसरों से मिलते हैं. तो लाइक आई सेड, व्हेन इंटरेक्टिंग विद पीपल यू मे फील फोबिक, आई मीन यू मे एक्सपीरियंस फोबिक अटैक्स. तो आप जब दूसरों से मिलते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तब आपको intense or incapacitating fear and embarrassment हो जाता है when dealing with others. That is the social phobia. And third is the agoraphobia. It is a fear of entering unfamiliar situations. Many of them who experience this type of phobia, they are afraid to leave their home and it starts to hamper their normal lifestyle as well. तो agoraphobia में क्या होता है कि एकदम बहुत डर लगता है उन्हें अपने नॉर्मल फेमिलियर सिचुएशंस छोड़ के अनफेमिलियर सिचुएशन अटेंड करना या उसे एक्सपीरियंस करने में. मतलब बात काफ़ी नॉर्मल है बट दे जस्ट कांट एक्सपीरियंस दैट. दे ऑलवेज ट्राई टू एस्केप. और अगर उन्हें वैसे ज़बरदस्ती किया गया या वो बाई चांस वहाँ चले गए तो दे विल गेट फोबिक अटैक्स.
is the obsessive compulsive disorder. Now this is the here in the obsessive compulsive disorder there is an inability to control preoccupations with specific ideas. मतलब कि कुछ ऑलरेडी आपके अंदर में, आपके माइंड में कुछ थॉट्स होते हैं जो कि आप उन्हें सोचना बंद नहीं कर सकते, बिकॉज यू जस्ट कांट. मतलब आप कोशिश करने पर भी आप उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते. और it is also the inability to prevent from carrying out a particular act or series of acts which affects the ability to carry out normal activities. मतलब पहला तो है, नाम से पहले देखो, obsessive compulsive disorder. obsessive मतलब कुछ थॉट से आप obsessive हो जाते हो, obsessed हो जाते हो उस थॉट से, आप चाह कर भी उस थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसी थॉट्स के वजह से यू आर कंपेल्ड टू कैरी आउट एन एक्ट और बिहेवियर और सीरीज ऑफ एक्ट्स, जिसे कि कंपल्सिव कह रहे हैं, जो कि इतनी मतलब इतना सीरियस लेवल उसका बढ़ जाता है कि आपके डेली फंक्शनिंग ऑफ लाइफ में वो हैम्पर करने लगता है. जैसा कि वॉशिंग, काउंटिंग, टचिंग. इसमें क्या है कि ऑब्सेसिव बिहेवियर है, यू जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया. आई मीन आपने घर से बाहर जाने के बाद आप ये सोचते रहोगे कि मैंने घर को लॉक किया या नहीं. जब ये थॉट बार बार एकदम ऑब्सेसिव हो जाएगा, दैट इज़ यू हैव द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. आई मीन ऑलरेडी यू आर प्री ऑक्यूपाइड. तो इसकी वजह से जो कंपल्सिव बिहेवियर होगा, देयर विल बी नीड टू परफॉर्म सर्टन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन. मतलब 3-4 बार चेक करने के बाद भी अगेन व्हेन यू सिट इनसाइड योर कार, अगेन यूल हैव दैट कंपल्शन टू गो एंड चेक whether you have done that or not. ऐसा बार बार मतलब वॉशिंग में भी होता है, क्लीनिंग में भी होता है. जैसे कि you will start to clean and wash things like coins and very basic things. तो ये जो है, this is also a kind of anxiety disorder. And the last one is the PTSD, post-traumatic stress disorder. So this is usually experienced by people who are caught in a natural disaster, or they have been the victims of bomb blast by terrorists, or they have experienced serious accidents, war like situations. तो इसके जो symptoms होते हैं ये स्टार्टिंग में नहीं दिखते. सपोज एक पर्सन के साथ ये सारी सिचुएशंस हुए, कोई नेचुरल कैलामिटी में उसको कुछ नुकसान हो गया, पर्सनल लॉसेस हो गए, किसी का डेथ हो गया, या फिर कुछ विक्टिम्स है जिन्होंने अपने आँखों से वो बॉम्ब ब्लास्ट में चीज़ें देखी है, अपने आँखों से एक्सपीरियंस किया है, कोई एक्सीडेंट देखा है, तो तुरंत उनको ये सारी चीज़ों का पता भी नहीं लगता कि ये कब, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक, बाय द नेम ओनली यू कैन नो कि पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब उनके अंदर जो है वो सीन ऐसा घर कर जाता है कि कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद जो है ये PTSD वाला जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, ये हमें इंसान में देखने को मिलता है. एंड इट हैपन्स, उसके जो सिम्टम्स हैं, अचानक से उन्हें रिकरेंट ड्रीम्स मतलब लगातार अजीब अजीब सपने आने लगेंगे, फ्लैशबैक्स होता रहेगा, वो सीन जो उन्होंने अपने आंखों से देखा है किसी बॉम्ब ब्लास्ट का या कोई सीरियस एक्सीडेंट का, वो बार बार उनके दिमाग में प्ले होता रहेगा. उन्हें कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, कुछ सोच नहीं पाएंगे, अचानक से सब चीज़ अवॉइड करने लगेंगे. इमोशनल नंबिंग, आई मीन इवन इफ़ यू वांट टू क्राई, इवन इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, इवन इफ़ यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट. तो इमोशनल नंबिंग हो जाता है. तो ये जो है, ये एक इवेंट के बाद अगर आपके अंदर वो डीप इम्पैक्ट गिराया है तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है. और ये कुछ समय के बाद ही हमें देखने को मिलता है. दैट्स व्हाई द नेम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पर कि हम फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिजीज. अजीब लगा सुनकर, बट दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज ओनली द ट्रुथ ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. मतलब कि आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा होगा. सपोज यूल बी एक्सपीरियंसिंग हेडेक एंड आपने MRI करा लिया, थेरेपी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है. आपको डॉक्टर बोलेगा कि कुछ तो नहीं हुआ है, यू आर ऑल फाइन, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग. सो इट इज़ वेरी बिजार, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट that's why it is known by the name of somatoform disorder, because here we see the psychological difficulties and complaints of physical symptoms that have no biological cause. मतलब physical symptoms हो रहे हैं जिसका कोई cause ही नहीं है. मतलब अचानक से सर में दर्द हो जाएगा बिना कोई हेड इंजरी के या बिना कोई ऐसी चीज़ों की वजह से. तो इसके भी जो है कुछ टाइप्स दिए गए हैं. We'll be learning about the 4 types of somatoform disorders. First is the pain disorder. Pain disorder में
there is reports of extreme and incapacitating pain without any identifiable biological symptom or greatly in excess of what might be expected. तो मतलब पेन में हम देखते हैं कि बहुत ही मतलब हाई रेट से वो पेन एक्सपीरियंस करते हैं जिसका कोई बायोलॉजिकल कॉज ही नहीं होता. मतलब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब दिखाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ भी तो नहीं है आपके बॉडी में, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग प्रॉपरली, लेकिन ये पेन कहाँ से आया. या फिर अगर भी कॉज होता है तो वो उस पर्सन को, जिसको, जो विक्टिम है, जो सफ़र कर रहा है पेन डिसऑर्डर से, उसे वो इतना ज़्यादा लगता है कि जबकि वो एक्चुअल में उतना ज़्यादा होता भी नहीं, लेकिन वो उसको फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इस सिचुएशन में लोग जो है एक्टिव कोपिंग करते हैं या फिर पैसिव कोपिंग करते हैं, इन द सेंस कि वो एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते, ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं ताकि वो इस चीज़ के बारे में भूल सकें, उस पेन को इवेड कर सकें, उस पेन को एस्केप कर सकें. या फिर जो है वो पैसिव कोपिंग करते हैं, मतलब कि सोशली विड्रॉन हो जाते हैं, रेस्ट लेते हैं ताकि वो इस चीज़ से लड़ सकें. सेकेंड इज द सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर. In somatization disorder, we see multiple and recurrent or chronic bodily complaints, which is presented in a dramatic and exaggerated way. इसमें multiple है. पेन डिसऑर्डर में पेन था, एक्सट्रीम था, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में मल्टीपल है, मतलब बहुत सारा तरह तरह का प्रॉब्लम है जो कि रेकरेंट है, मतलब रेगुलर बेसिस में हो रहा है, और क्रॉनिक मतलब डेडली साबित हो रहा है बॉडी के लिए. सो एंड इट इज़ मतलब लिटरली प्रेजेंटेड इन अ वेरी ड्रामेटिक एंड एग्जैजरेटेड वे, मतलब हद से बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कि आप सोच भी नहीं सकते. और कॉमन जो कंप्लेंट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर हेडेक्स की बात आती है, फैटिग मतलब कि एकदम लो फील होता है, ऐसा लगता है जैसे बेहोश हो जाएंगे, हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं, फेंटिंग स्पेल्स, वॉमिटिंग, एलर्जीज एट्सेट्रा. एंड द पर्सन हु सफर्स दिस, ही और शी यूजुअली हैज़ अ बिलीफ of being very sick, and they provide long and detailed history of their illness, and they take large quantities of medicine. मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो ऐसा ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन वो करते रहते हैं ऐसा बिहेवियर जिसमें कि उन्हें लगता है कि वो बहुत बीमार हैं. वो अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री देते हैं कि उनकी इलनेस की क्या डिटेल्ड हिस्ट्री है, कि हमें तो बहुत सालों से ये बीमारियां हो रखी हैं, हम बहुत मेडिसिन खाते हैं, ऐसा ऐसा बिहेवियर्स वो करते हैं. थर्ड इज द कन्वर्शन डिसऑर्डर्स. कन्वर्शन डिसऑर्डर्स में देयर इज अ रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शंस. मतलब कन्वर्शन डिसऑर्डर में आपको लगता है कि आपके किसी बेसिक बॉडी फंक्शन का एक पार्ट या पूरा वो पार्ट एंटायरली वो खराब हो गया है, वो और काम नहीं कर रहा. उसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो है पैरालिसिस. ऐसा रियली होता है कि विदाउट अ रीज़न आपको वैसा पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग विच ऑफन अकर्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस एंड मे बी क्वाइट सडन. तो इमेजिन कितना ही डेंजरस है ये कन्वर्शन डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें जो है वो पर्सन रिपोर्ट करता है कि मेरा ये चीज़ जो है ये काम नहीं कर रहा, ये टोटली काम नहीं कर रहा, आई जस्ट कांट वॉक. आई मीन लाइक यू विल बी नॉर्मल थ्रू आउट एंड देन सडनली वन फाइन डे यू विल जस्ट गेट अप एंड से कि आई कैन नॉट वॉक और आई कांट सी. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस. एंड ऐसा इसलिए हो जाता है, ऐसा हम देखते हैं कि कुछ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा होगा, या फिर बहुत मतलब इतने सडनली हो जाता है ये चीज़ कि इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस ने कब ट्रिगर कर दिया और ये जो है डिसऑर्डर में तब्दील हो गया. लास्ट वन इज़ द हाइपोकॉन्ड्रियासिस. हाइपोकॉन्ड्रियासिस में हम देखते हैं कि पर्सन का देयर इज परसिस्टेंट बिलीफ ऑफ हैविंग अ सीरियस इलनेस. मतलब जिस पर्सन को हो रखा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, उसे लगता है कि उसे लगता ही रहता है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, और भले ही आप उसको डॉक्टर्स बता दें कि आप अच्छे से ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेडिसिन ले लो, आप देख सकते हो, अपना रिपोर्ट देखो, ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि आपके अंदर कोई इलनेस है, उन्हें यकीन नहीं होता. उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में ऑब्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन, मतलब ये बात जो है जाकर के बैठ जाती है, एंड दे कंटिन्यूसली दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर कंडीशंस ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स. उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर के ऑर्गन्स ही जो है वो ख़राब हो रखे हैं. भले ही डॉक्टर बता दे, रिपोर्ट दिखा दे, विश्वास दिला दे, भरोसा दिला दे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं करना है. तो कंटिन्यूसली जो है ये अपने हेल्थ के बारे में वरी करते रहते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज आर डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स. So what is dissociation? Why the name dissociative disorder?
The name is because dissociation can be viewed as severance of the connections between ideas and emotions. मतलब आइडियाज जो और इमोशंस हैं उनके बीच में जो है कनेक्शन नहीं बन रहा, मतलब सोच कुछ और रहे कर कुछ और रहे, कोई ऐसी वाली बात है. इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, estrangement, depersonalization, and sometimes a loss or shift of identity. There is a sudden temporary alteration of consciousness that blot out painful experience. तो डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स भी काफ़ी सडन हो जाता है, इसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. एंड देर इज़ टेम्पररी ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब आप कॉन्शियसली ही हो, आप सबके सामने ही सब काम करोगे लेकिन कुछ अलग आइडेंटिटी परसीव करके. यू वोंट नो, आई मीन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा बट यू विल बी बिहेविंग लाइक दैट. सो टेम्पररी ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लोट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस. नाउ द टाइप्स ऑफ डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स, again this is also 4 types. Number 1 is dissociative amnesia. Here there is extensive but selective memory loss with no organic cause. मतलब कि बहुत ज़्यादा लेकिन एक सिलेक्टिव है. एमनेशिया है ना, डिसोशिएटिव एमनेशिया, तो एक सिलेक्टिव पीरियड का जो है एक मेमोरी लॉस होता है जिसका कि कोई रीजनेबल, कोई ऑर्गेनिक कॉज ही नहीं है. मतलब सपोज आपको सर पे चोट लग जाए तभी आप चीज़ों को भूलोगे, तो एक रीज़न भी है कि उसके सर पे चोट लग गई है, उसे याद नहीं आ रहा बात. ऐसा बहुत जगह में हम देखते हैं एंड वी यूज़ इट फॉर फन पर्पस ऑल्सो. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक से उसे उस इवेंट के बारे में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कुछ या पर्टिकुलर पीरियड के बारे में उसे याद ही नहीं रहता. बाकी सारी चीज़ें उसे याद रहती हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है उसके बारे में याद नहीं रहता. ओके, सो इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेस. तो ये भी देख रहे हैं कि ये भी स्ट्रेस के वजह से ही होता है. सो सेकेंड टाइप इज डिसोशिएटिव फ्यूग. फ्यूग में देर इज एन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे फ्रॉम होम एंड वर्क प्लेस. या it is very unexpected to think in this way, but it happens, it definitely happens, and we see that there is an unexpected travel away from home and workplace. मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वैसे लोग अपने घरों से, अपने वर्क प्लेस से दूर चले जाते हैं, एक नई आइडेंटिटी से लेकर के वो अपनी नई आइडेंटिटी बना लेते हैं और उसी में वो जीने लगते हैं कुछ टाइम तक, और उन्हें अपने पिछले आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और वो एक नई ज़िंदगी भी स्टार्ट कर लेते हैं. ऐसा कभी कभी होता है. और वो फ्यूग कब एंड होता है? जब एक पर्सन जो है मतलब सडनली वेक्स अप, जैसे हम सो करके उठते हैं, जब हम सपना देख रहे होते हैं फिर हम उठते हैं और नॉर्मल काम अपना करते हैं. ये डिसोशिएटिव फ्यूग भी कुछ ऐसा ही है. उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों है वहाँ पर, बट वो एक नया आइडेंटिटी ले लेते हैं, अपने घर से कहीं और चले जाते हैं, एकदम अननोन जगह में चले जाते हैं. उन्हें अपना नाम याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, एंड दे assume a new identity. And when that phase ends, suddenly मतलब they will be carrying out the normal activities as in, I mean after the assumption of the new identity, and suddenly उसके साथ कुछ होगा और उन्हें ऐसा लगेगा जैसे suddenly he or she wakes up, no memory of the past events. उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी पास्ट में किया उन्हें कुछ याद नहीं रहता. थर्ड टाइप इज डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आई मीन मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड. मतलब चाइल्डहुड में आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपको किसी ने असॉल्ट किया होगा, किसी ने अब्यूज़ किया होगा, तभी ही जो है ऐसी सारी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ये ग्राउंड, मतलब ये एक रीज़न हो सकता है कि आगे चल कर के ये आपको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए. Now in this type of identity, so dissociative identity disorder, the person assumes alternate personality of which he or she may or may not be aware of. इस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तरह तरह के एक से ज़्यादा, मतलब आप जब नॉर्मल है तो आप जैसा बात करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, दैट इज़ योर पर्सनालिटी. लेकिन ये इस वाले सिचुएशन में आप जो भी मतलब रेगुलरली जो भी करते हैं दैट इज़ परसीव टू बी एज योर पर्सनैलिटी. लेकिन डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में ये हो जाता है कि उस इंसान के अंदर एक से अधिक, एक से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं जिनके बारे में कि उस पर्सन को पता भी रहता है कुछ सिचुएशंस में ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग. लास्ट इज़ द डीपर्सनलाइजेशन.
डीपर्सनलाइजेशन में एक ड्रीम लाइक स्टेट इन्वॉल्व करता है एंड देर इज अ सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड बोथ फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम रियलिटी. सो बाय द वर्ड यू कैन मेक आउट डीपर्सनलाइजेशन, मतलब कि वो अपने खुद के सेल्फ से भी वो अलग हो जाता है और वो रियलिटी से भी अलग हो जाता है. वो पर्सन जिसको डीपर्सनलाइजेशन से जो सफ़र कर रहा है वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, मतलब एक सपनों की दुनिया में चला जाता है. वो अपने आप को भी कुछ और समझ बैठता है, उसके आसपास के सराउंडिंग की दुनिया को भी वो नहीं समझता और वो जो अपने दिमाग में जो स्टोरी बना रखा है उसे लगता है कि वही ही रियलिटी है. देयर इज़ अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड अ सेंस ऑफ रियलिटी टेम्परली इज लॉस्ट और चेंज्ड. मतलब आइदर ये टेम्पररी कंडीशन है या फिर कंप्लीटली चेंज्ड हो जाता है. So in this video we read about the anxiety disorder, which is of the five types. First, generalized anxiety disorder, panic disorder, phobias, obsessive compulsive disorder, that is OCD, PTSD, post traumatic stress disorder. Then the somatoform disorders. Types are panic disorders, somatization disorders, conversion disorders, and hypochondriasis. Last is the dissociative disorders, and the types are dissociative amnesia, dissociative fugue, dissociative identity disorder, or the multiple personality disorder, and the last one is the depersonalization. So this was all for this video, and the rest of the topics we'll be studying in the upcoming video. So stay tuned and please don't forget to subscribe to my channel. If you like this video, then please give it a thumbs up and don't forget to share it with your friends as well. Thank you for watching.